ब्लेज टाइम। सरहदों पर तनाव है, पता करो चुनाव है क्या, ये राहत इंदौरी ने कहा था और वाकई बहुत जामे बात है। जब बात चुनाव की आती है तो फिर सरहदों पर भी तनाव होने लगता है और समाज में भी तनाव देखा जाता है। ऐसे में हमें देखना ये होगा कि ये तनाव देश के कितना हित में है ना। हाँ, होता दरअसल ये है कि कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ तनाव हमारे लिए अच्छे नहीं होते। बात हम इस वक्त हम हैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास हैं और हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मुझे लगता है कि आप लोग उनके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं और हमारी जनता ये चाहती थी कि तेज बहादुर को हम देखें और मिलवाएं और उनसे बात करें, जो प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा के प्रत्याशी की हैसियत से अपना पर्चा भरने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम अब बिना देरी के आपको मिलवा देते हैं अपने मेहमान से। तेज बहादुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जी। अब आप ये बताइए, आपके सामने एक बड़ी चुनौती है जी जी, और प्रधानमंत्री जी के सामने आप पर्चा भरने जा रहे हैं, है ना। और चौकीदार वो भी हैं और चौकीदार आप भी रहे हैं। वो हैं, आप थे, आप उनको एक चुनौती भी देने जा रहे हैं। तो ये नया चौकीदार, है ना, पुराने चौकीदार के साथ एक संगम बनकर आया है, या एक समझिए कि विरोधाभास भी हो सकता है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि आपकी चौकीदारी को लोग वोट करेंगे या प्रधानमंत्री जी की चौकीदारी को वोट करेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो चौकीदार नहीं है। बेहतर रहे कि वो प्रधानमंत्री का पद की गरिमा रखें तो बहुत अच्छा होगा। चौकीदार कौन होता है? एक प्रधानमंत्री है, उनके ये शोभा नहीं देता। ये हमारी जो सेनाओं का अपमान है, जो सीमा पे प्रहरी जो हैं, सीमा प्रहरी बीएसएफ जो है, बाकी जो हमारी और भी पैरामिलिट्रीज हैं, आर्मी है, वो जो सीमाओं की सुरक्षा के जो पहरेदार, वही चौकीदार होता है। उसको शब्द को इस्तेमाल वो ना करें तो बेहतर है। और इसलिए हमने तो उनको कहा कि श्रीमान अब असली चौकीदार बनारस में आपके सामने आए हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों को सेना के नाम पे गुमराह किया है, सेना के नाम पे वोट मांगा। आपने देखा होगा कि इनकी सत्ता में आने के बाद देश के क्या हालात हुए, कितने हमले हुए हैं। 995 जवान शहीद हुए और 997 जवान और सिर्फ पैरामिलिट्री की आत्महत्या की है। कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक जवान को तैयार करने में देश का कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना समय बर्बाद होता है, कितने, ये तो हालात है देश की। हाँ, ठीक है। अच्छा, देखिए, एक बात बहुत अहम है और ये है कि आप जिस समाज से आ रहे हैं, यादव समाज से आ रहे हैं। आप पहले जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 21 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं, भारत सरकार की सीमाओं की सुरक्षा कर चुके हैं। अब आप लोकसभा में जाने के लिए यादव समाज, देखिए समाज का भी एक समीकरण होता है, राइट। तो क्या लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव ने कभी आपको नहीं इस बारे में कॉल करके कहा कि भाई आइए आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए? देखो, कहा है मुझे काफ़ी बार, लेकिन मैंने मना किया कि मैं यादव नहीं हूँ, मैं एक फ़ौजी हूँ। और फ़ौजी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। हम अपने आप को अभी भी फ़ौजी मानते हैं। जो फ़ौज में हम जाते हैं, हमें यही तिरंगे के नीचे हम कसम खाते हैं कि ना हमारी कोई जाति है, ना कोई धर्म है। हमारी जो जाति है वो धर्म है, हमारा देश है, भारत है। ये कसम तो जो है वो प्रधानमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खाते हैं, लेकिन वो तो उसको नहीं निभा पाते। ये तो शहीदों पे राजनीति करते हैं ये लोग। हम अगर देश का सैनिक ऐसे करने लग गया तो फिर देश बचेगा कहाँ? देश का एक दुर्भाग्य समझिए कि इस तरह के बयान देने के बावजूद भी वो खुले घूम रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा के उनको 6 महीने कम से कम जेल भेजना चाहिए। क्या सेना उनके घर की है? भारतीय सेना है। और जो सेनाएं जो किसके अधीन काम करती हैं, वो राष्ट्रपति के अधीन काम करती हैं। जैसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक बार, तब भी मैंने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी। तो मैंने उनसे पूछा था, महोदय आपके पास क्या अधिकार है जो उनको खुली छूट दे रखी? इससे साफ जाहिर है कि आप हिटलर वाला शासन चला रहे हैं। इसके मतलब ये है कि राष्ट्रपति की आपके सामने कोई अहमियत नहीं है। नहीं, हालांकि सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हालांकि एक बात ये है, हमारे दर्शक ने शायद ये बात सुनी होगी कि वीके सिंह जी जो गाज़ियाबाद से प्रत्याशी हैं, है ना, जो गाज़ियाबाद से प्रत्याशी रहे हैं इस बार भी, और कैबिनेट मिनिस्टर थे अपने मोदी जी की कैबिनेट में, उन्होंने इसकी जो है वो निंदा की थी। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बात कही थी, करना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने ये बात कही थी, है ना। उन्होंने ये बात, सेना के जनरल रहे हैं और उनको करना चाहिए। मैं तो पीछे भी कहा है कि वीके सिंह जी
को, क्योंकि वो अच्छे से फौज के नियम कानून जानते हैं, उनको योगी के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए उनको, क्योंकि वो सेना के नियम कानून जानते हैं। उनको राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सेना का अपमान उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, नहीं उनके करना ऊपर। चाहिए। लेकिन इस वक्त तो पूरी की पूरी जो सियासत है देश में बीजेपी की तरफ से, सॉरी प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनकी प्रेस रैलीज़ में वो तो टिकी हुई है सिर्फ फ़ौज के ऊपर, फ़ौज पर टिकी हुई है, और यानी पुलवामा पर टिकी हुई है, और इनके स्ट्राइक्स पर टिकी हुई है, एयर स्ट्राइक्स पर टिकी हुई है। इस पर आपका क्या मानना है? देखो 70 साल में मोदी जी कहते हैं ना हमने ये किया, 70 साल में एक ये इतिहास बदलने जा रहा है कि एक गरीब छोटे परिवार से पीड़ित जवान, एक फौज का जवान एक प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहा है। उससे अब देश को सच्चाई पता लगेगा कि सच क्या है। और वहाँ पर जब 10,000 जवान पूरी बनारस के अंदर छावनी बना देंगे रिटायरमेंट जवान, तब इनको पता लगेगा कि मोदी जी की सेना के नाम पे वोट कैसे मांगा जाता है, सेना को कैसे आपने बदनाम किया है, कैसे बर्बाद किया है, वहाँ से पता लगेगा। आपको इस बात का कुछ आभास है कि आपके साथ जो है वहाँ कैंपेनिंग के लिए, कन्वेंसिंग के लिए कुछ रिटायर्ड फौजी पहुँच रहे हैं? हमारी अभी तैयार, सभी तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमें फ़ोन कर करके बार बार कब आएँ, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं हमारे पास व्यवस्थाओं की आ रही है। तो लोगों से हमने अपील की है, कुछ जगह हमें दी है वहाँ के लोकल लोगों ने कि आप आइए यहाँ पर, तो 50-60 आदमी के रहने की जगह है। जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्थाएं हो जाएंगी, वहाँ आप देखना एट ए टाइम 2 से 2,500 जो रिटायर फौजी वहाँ मिलेंगे। ठीक है। तेज बहादुर जी, आपने हमें जिन सवालों के जवाब दिए हैं उसमें हमें लगता है कि अभी कुछ लेक्युनास बचे हैं। आपने जब मैं आपसे जो है वो कुछ सवालात करना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनता के लिए यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। वो ये कि जो आपके यहाँ एक सेल होता है जिसको हम पब्लिक ग्रीवेंस सेल कहते हैं, है ना? उस पब्लिक ग्रीवेंस सेल में आपने पहले एप्लीकेशन दी होगी, वहाँ जब सुनवाई नहीं हुई होगी तो फिर आपने जो है ये कदम उठाया होगा कि सोशल मीडिया पे आए होंगे। सर उसका मैं डेट वाइज बता सकता हूँ। अच्छा। मैंने पहले कमांडेंट को किया, हमारे कमांडेंट को डीआईजी किया, आईजी को किया। 23 नवंबर को मैंने 5 रजिस्ट्री लेटर भेजे, पीएमओ को, गृह मंत्रालय को, ह्यूमन राइट्स को, डीजीबीएसएफ को। उसके बाद जब इनको लगा कि ये हमारे पीछे ही पड़ गया, ये मानेगा नहीं, तो इन्होंने मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया। यहाँ तक कि इन्होंने काफ़ी साजिश इस तरीके से रचनी शुरू की कि मुझे ऐसी पोस्टों पे भेजा गया कि वहाँ इनकाउंटर भी हो सकता था। ये सच है। जब मुझे लगा कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे, वो चिट्ठी ना पहुँची हो, गृह मंत्री के पास ना पहुँची हो, तो क्यों ना वीडियो के माध्यम से, पब्लिक, देश की जनता के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाया जाए। अच्छा, आपके ने अपने परिवार में इस बारे में कभी कुछ मशवरा किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? परिवार के लोग राज़ी हैं और आपका जो ख़ानदान, परिवार, क्षेत्र, इलाका है वो सब कहता है कि आप चुनाव लड़ें, या कुछ मुखालफत भी है? मेरे दादाजी ईश्वर सिंह आज़ाद जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको खुद इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथों से, उस समय ताम्रपत्र बहुत बड़ा सम्मान होता था, और ताम्रपत्र दिया, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा भी सम्मान मिले हुए हैं। और मेरे पिताजी उसी क्रांतिकारी टाइप के, हालांकि किसान है वो। जब मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ़ चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने कहा कि शायद इतिहास में, ज़िंदगी में मेरी से अच्छी ये कोई बात नहीं हो सकती। उन्हें गर्व है कि मैं उनका बेटा हूँ। जाहिर है कि ये एक बहुत अहम पहलू है कि इस वक्त जो देश का माहौल है उसको क्या आप समझते हैं कि देश को और देश की जनता को इस वक्त जो है वो ज़रूरत सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार और मोहब्बत की है, एकता और अखंडता की है, या फिर इसके अलावा ज़रूरत जो है वो एयर स्ट्राइक्स पर बात करने की है, गाय और गोबर की बात करने की है, या फिर जिसे कहना चाहिए लव जिहाद की बात करने की है, मंदिर और मस्जिद की बात करने के लिए? देश कैसे बचेगा? देखिए, ये तो पूरे देश को समझना चाहिए। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ तक मैं इसको जिम्मेवार मीडिया को मानता हूँ। क्या कभी मीडिया ने दिखाया है अपने चैनलों के ऊपर कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय के रिकॉर्ड सारे हैं कि उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? आप इंडिया गेट पे चल के देखिए, उस लिस्ट में मुस्लिम ज़्यादा, हिंदू कम है। तो जब हम एक साथ उस समय थे, ऐसा क्या हुआ कि देश आज़ाद होने के बाद में ये चीज़ें हो रही हैं? आए दिन मंदिर मस्जिद। ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने मंदिर के ऊपर कितना हल्ला किया था, और लोगों ने किस नाम पे वोट दिया था? मंदिर के नाम पे वोट दिया था। क्या मंदिर बन गया? नहीं बन पाया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में है तो रहने दो। सुप्रीम कोर्ट जब दोनों पक्ष कह रहे हैं, वहाँ के दोनों पक्ष खुद कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मान्य है, फिर उस पर झगड़ा किस बात का? झगड़ा किस बात का? तेज बहादुर जी, तो बात बिल्कुल सही है। ये बताइए, आपने 21 साल अपने फ़ौज में, पैरामिलिट्री में गुजारे हैं, बीएसएफ में, बॉर्डर पर गुजारे हैं। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बहुत सारी कौमों के लोग आपके साथ रहते होंगे, है ना? तो कभी आपको वहाँ इस तरह की कोई भावना देखने को मिली है सांप्रदायिक भेदभाव की? नहीं सर, वहाँ सिर्फ फौजी होता है, और वहाँ पर तो नाम के पीछे टाइटल लगाना भी अलाउ नहीं है।
जो नाम के पीछे हम टाइटल जो लगाते हैं, जैसे मैं तेज बहादुर यादव, नेम प्लेट पे और सिर्फ तेज बहादुर लिखते हैं, वहाँ सिर्फ फौजी है, कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अभी धीरे धीरे इन राजनेताओं ने उसमें भी पॉलिटिक्स जहाँ घुसेड़ दिया, ये अभी वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी हैं। लोग का आपने देखा होगा, एक बार पीछे मैंने एक जवान का वीडियो देखा था जो कुछ मुस्लिम भाइयों को इस तरह गाली दे रहा था, तो मैंने उसका विरोध किया था कि नहीं, फौजी की कोई जाति नहीं होती, फौजी जो है वो देश के लिए है और सभी के लिए होता है। ये चीज़ें बहुत गलत है, फौज में वैसे है नहीं, कुछ से जगह कुछ लेकिन वो लोग जैसे ही जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी। कार्रवाई हो गई थी। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह का माहौल ये कितने साल पहले से बना होगा फौज में? नहीं, अभी कुछ दिन बीच में चला था जब वो मंदिर वाला मामला, ये लोग हम एक के बदले में 10 सर लाएंगे, तो सभी फौज को एक जुनून था कि जी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को कयोटो बोलते थे ना, जापान बना देंगे, कभी कयोटो सिटी बना देंगे। तो हमें भी जोश था उस टाइम, मुझे भी जोश था। आप सब लोग साथ हैं तेज बहादुर? हाँ जी बिल्कुल, मैं छात्र हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? कान्हा मिश्रा नाम है, मैं नोएडा से छात्र संघ महासचिव हूँ। अच्छा, किस और संगठन से हैं? मैं समाजवादी छात्र सभा से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। तो जब तेज बहादुर जी को देखा हाँ। तो मन में था कि हाँ, इनको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। क्योंकि हमारे समाजवादी विचारकों ने कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो आज सही मौका है आवाज़ उठाने का। लड़ाई है असली वर्सेस नकली चौकीदार की। तो हम तेज बहादुर जी हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे। और इससे सिर्फ फौजी ही नहीं, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, सभी तबका परेशान है। हम लोग तेज बहादुर जी के साथ हैं। पूरी अखिल भारतीय यादव महासभा जो कि पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, वो तेज बहादुर जी को सपोर्ट कर रही है, देश की सेना को सपोर्ट कर रही है। आप ये बताइए यादव जी कि आपके इस तेज बहादुर जी के साथ जब आप वहाँ आएंगे बनारस में, उधर जो है वो अखिलेश यादव या संगठन का भी कैंडिडेट वहाँ होगा। अगर उनका कैंडिडेट कोई वहाँ उनके सामने होता है, इधर तमाम यादव जो है वो तेज बहादुर यादव के साथ होता है, तो फ़ायदा किसको होगा? सारा पूरा बनारस, पूरा यादव समाज और जितने भी इस देश में संविधान को बचाने वाले लोग हैं, वो हर व्यक्ति तेज बहादुर जी के साथ है। ये जो है, ये अभी पीछे पुलवामा में जो ये हमला हुआ था, आप बोल रहे हैं कि शहीदों के नाम पे एक वोट दे दो मोदी जी, तो ये बहुत इनकी गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप सवाल कह रहे थे कि मोदी जी शहीदों के नाम पे एक वोट मांग रहे हैं, तो पहले मैं देश को ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी उनका अपमान कर रहे हैं, किस लिए कि वो शहीद नहीं है, मरे हैं। जब जिसके संविधान शहीद का दर्जा ही नहीं देता तो अपमान है। और उनको पेंशन भी नहीं है। मोदी जी ने जब चुनाव में आने से पहले कहा था कि पेंशन, मेरा पूरे वोट के अंदर सबसे पहला मुद्दा यही है कि मोदी जी इन जवानों की पेंशन कहाँ है। आप एक बार जीतते हैं एक पेंशन, 2 बार जीतते हैं 2-2 पेंशन। सारा देश का पैसा जो नेता लोग लूट रहे हैं, और वो जो रक्षक हैं देश के, उनको पेंशन नहीं है। ये दुर्भाग्य है देश का। अब मोदी जी इतना ही अगर दी पुलवामा शहीदों के ऊपर वोट मांग रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने जाँच क्या की? आप उसकी जिम्मेवारी लेंगे? आप खुद कह रहे हैं, वहाँ का गवर्नर कह रहा है कि हमारी गलती हुई है, चूक हुई, तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमें माफ़ किया जाए, हमारे से गलती हुई। इन्होंने बोला एक बार भी? ये तो राजनीति कर रहे हैं। और जब जवान शहीद हो रहे थे उसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मोदी जी तो फिल्म शूट कर रहे हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।